Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बेसिक समझ के हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं हमारा चैप्टर। दैट मीन्स अभी तक हम लोगों ने जो किया हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर। तो उसके लिए भी कुछ समरी है जो ले लेते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट क्या था, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या था, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या है, करंट है चार्ज पर यूनिट टाइम फर्स्ट। सेकेंड हमें पता रहना चाहिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी 9th स्टैंडर्ड में किया है। क्या है मैं बता देता हूँ फिर से। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। तो इसका फॉर्मूला बनता है टू RI और IR। V इज इक्वल्स टू IR, जहाँ पे R इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, वोल्ट्स लॉ पढ़ा था हमने अभी। वोल्ट्स लॉ क्या था, तो वोल्ट लॉ, ओके, वोल्ट्स लॉ इज इक्वल्स मतलब वोल्ट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और एक है पावर का फॉर्मूला था VI। ये सब फॉर्मूलाज हम लोगों ने 9th में पढ़ लिया है। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ 2, 3 एंड 4। ओके, और एक हीटिंग फॉर्मूला भी है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हीट एनर्जी का। सो उसके लिए बहुत सिंपल सा है, हीट क्या होगा, पावर मिलेगी वायर को कितने टाइम के लिए। ओके, किसी चीज़ को पावर दे रहे हैं हम लोग कितने टाइम के लिए, तो उसमें उतना हीट जनरेट होगा। सो पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब अगर ये कॉन्सेप्ट्स पता है, ये फॉर्मूलाज पता है, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए सबसे पहला चीज़ है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज H इज इक्वल्स टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब पावर क्या है, तो H इज इक्वल्स टू, पावर क्या है, पावर है V इंटू आई। सो पावर इज V इंटू आई, मतलब VI सब्स्टिट्यूट कर दें इंटू टी, राइट। तो ये क्या बन गया, H इज इक्वल्स टू VI/T। बट V क्या है, V इज इक्वल्स टू IR या फिर RI। सो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो H इज इक्वल्स टू IR इंटू I इंटू टी। देखो ये V IR बन चुका है, राइट। ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ लिख देता हूँ, राइट। कितना समझा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, H इज इक्वल्स टू I इंटू I स्क्वायर R T। सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आपका इक्वेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फाइंड आउट करने का, दैट इज I स्क्वायर R T। समझ में आ रहा है। सो दिस इज योर जूल्स लॉ। ये हमें नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक में पता रहना चाहिए। ये था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, जब भी हम लोग कोई चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम उसके एप्लीकेशंस के साथ में पढ़ेंगे, तो इसका ध्यान दीजिए। तो ये क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये लॉ ऑफ हीटिंग है, तो इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, तो ये नॉर्मली यूज़ होता है जहाँ जहाँ पे हीटिंग चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं। ओके, ठंडी में बहुत जगह पे हीटर्स होते हैं, तो उसमें ना बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, आप देख सकते हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कॉइल वगैरह क्यों होते हैं, बट अभी के लिए समझ लेते हैं कि वहाँ पे जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अप्लाई होता है। करंट है, कुछ टाइम के लिए है, तो मतलब पावर जनरेट हो रहा है, तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T हो जाएगा। मतलब करंट है, रेजिस्टेंस है, टाइम के लिए है, तो हीटिंग हो जाता है। सेकेंड, फिर इलेक्ट्रिकल कुकर्स होते थे पहले। ओके, दैट मीन्स वहाँ पे रोटी वगैरह सेकने के लिए एक मशीन होती थी, उसमें कॉइल्स होते थे छोटे छोटे, एंड उसके बाद उसमें हीट जनरेट होता था। तो ऐसा बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे कि ना कॉइलिंग कर करके हीट जनरेट किया जाता है बहुत जगह पे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना कि हम क्या कर रहे हैं, करंट को बहुत ज़्यादा टाइम तक रख रहे हैं, और कॉइल करने का मतलब क्या है, बड़े से वायर को हम लोग छोटा करके एक जगह पर लेके आ रहे हैं, तो हीट जनरेट हो रहा था एक छोटे से वायर के ऊपर। तो कॉइल करने के बाद उसको वो कम जगह में आ गया, दैट मीन्स उतना पूरा हीट उतने जगह में आ जाएगा, तो दैट मीन्स वो हीटर जैसा काम करेगा, वो हीट जनरेट करके किसी चीज़ को पका सकता है, राइट। तो इसके लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल हीटर्स एंड कुकर्स में उसको। ओके, सेम चीज़ अगर देखने जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी है इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे हीट इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। तो टीचर्स पढ़ाएंगे आपको कि एक वायर है अगर आपके पास, तो इस वायर के आसपास में होता है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ टीचर, होता है मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे अगर बहुत जल्दी मान लेते हैं हर एक चीज़ को, बट क्यों होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि वहाँ पे ही मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो रहा है। तो सिंपल सा एक इक्वेशंस बता रहा हूँ, समझो उसको। ओके, तो याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए दो मोमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या है वो, स्पिन मोमेंट एंड योर ऑर्बिटल मोमेंट।
क्या है ये? स्पिन एज इन खुद के अराउंड घूमना, और ऑर्बिट यानी किसी की चीज के अराउंड घूमना। ये दो मोमेंट अगर है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज स्टूडेंट्स लिख लो इसको कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिन मोमेंट एंड ऑर्बिटल मोमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, अर्थ एक मैग्नेट है, पता है? अर्थ एक मैग्नेटिक मैग्नेट है। इसके लिए अर्थ को नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग बोलते हैं ना, कि इसको नॉर्थ और साउथ पोल है। इसका रीजन क्या है? अर्थ खुद के अराउंड घूमता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मोमेंट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एंड वो सन के अराउंड भी घूमता है, दैट मीन्स वो ऑर्बिटल मोमेंट भी करता है। तो मतलब दोनों है, स्पिन मोशन भी है उसके पास और ऑर्बिटल मोशन भी है। जब दोनों मोशन है मतलब क्या है? वो एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे अपने आसपास। अब मैं पूछ रहा हूँ यही क्वेश्चन, अब टीचर ने आपके बोला था कि वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों वायर के आसपास में होता है, कंडक्टर्स के आसपास में क्यों होता है मैग्नेटिक फील्ड जब करंट फ्लो करता है उसमें से? तो वहां पे भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम लोग। सेम वायर के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है जो मूविंग होता है। सिंपल सा लॉजिक लेते हैं, किसी और को नहीं देखते, सबको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मोमेंट है क्या? ये बात में डिस्कस करेंगे, शायद से नहीं पता आपको। ऑर्बिटल मोमेंट है क्या? हाँ है, बराबर है ना। वो न्यूक्लियस के आसपास में घूमता है, दैट मीन्स वो ऑर्बिटल मोशन जो है वो दिखाता है। एक मोशन तो है, याद रखना है कि ना ये जो स्पिन मोमेंट के बारे में बात करूँ तो हाँ, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन मोशन भी दिखाता है। क्यों? कि उसका स्पिन होता है, हाफ स्पिन होता है। तो दो टाइप के पार्टिकल्स है, फर्मियंस एंड बोसॉन्स करके है, जिसमें से फर्मियंस जो है हाफ स्पिन दिखाते हैं। तो उसमें से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फर्मियंस में आता है, तो उसका हाफ स्पिन है। उतना याद रखना आपको कि हाँ, इसका स्पिन मोशन भी है, इसके पास ऑर्बिटल मोशन भी है। दैट मीन्स क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। एक वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब इसको कैसे समझे कि कौन से डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है? तो इसके लिए एक रूल है, दैट इज द थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल है आपका, दैट मीन्स ये आपका राइट हैंड है, ओके, इसको लेना है, ये थंब है, राइट। सो ये थंब जो है आपका, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। मैं समझो मेरा करंट का वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, ऊपर की तरफ। मतलब मैंने पहले क्या करना है, मुझे उसको अलाइन कर देना। हाँ, मतलब मेरे ये डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब अपने जो थंब जो फिंगर्स है उनको रोल करना है, ओके, रोल, मैं कर्ल कर रहा हूँ। तो ये जो फिंगर्स कर्ल होंगे ना, ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अब देखो, कहीं से भी देखो, यहाँ से थंब ऊपर की तरफ, तो कर्लिंग मतलब डायरेक्शन ऐसा है, राइट, ऐसा। दैट मीन्स इसका मैग्नेटिक फील्ड जो रहेंगे इसके अराउंड में वो कुछ इस तरीके से होंगे। समझ में आ रहा है? तो वायर ऊपर जा रहा है, आप खुद के थंब से कर सकते हो। तो मैंने ऊपर का डायरेक्शन, अब मैं इसे बोलता हूँ और आप उसका जो डायरेक्शन है वो बनाने लग जाओ, राइट। मैं अब डाउनवर्ड्स के लिए करता हूँ, मतलब आप करो, ओके। मतलब मेरा थंब जो है डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, राइट हैंड को यूज करना है, भले आप लेफ्टी भी हो तो, ओके। सो आ गया होगा, मैं करके देखता हूँ। थंब नीचे की तरफ, कर्ल फिंगर्स इस तरफ, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट, राइट ना। ये ऐसा कर्ल कर रहा था, ये ऐसा कर्ल कर रहा है, राइट। अब ये हो गया ऊपर और नीचे के लिए, हर एक डायरेक्शन में। अब मैं जो है राइट टू लेफ्ट जा रहा है मेरा करंट, अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है अगर, तो कर्लिंग डाउनवर्ड्स, तो ये डाउनवर्ड्स कर्ल करेगी। लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट से राइट, तो ये अपवर्ड्स कर्ल होगा, ओके। सो दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल। तो ये याद रखना है आपको, अगर आपको पहचानना है कि एक वायर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए आप अपना राइट हैंड को यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से आपको समझ में आ जाए, कोई भी डायरेक्शन में करंट जाए आप उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो। सो दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करना क्या है, क्यों है, कैसे, ठीक है। मैं अभी आपको बोलता हूँ, अभी हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट देख लिया था। अब मैं बात करता हूँ कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैसा जनरेट होगा। अब मुझे ना क्या करना है पता है क्या, मेरे पास एक लंबा सा वायर है, बहुत लंबा, ओके, इतना कि इस जो बोर्ड से भी बाहर जा रहा है, एंड मुझे ना उसको छोटा करके मुझे उसका पूरा मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे लेके आना है। मैं क्या करूँगा, तो सिंपल सा लॉजिक है कि उसको मैंने एक स्प्रिंग जैसा बनाने की कोशिश करूँगा। दैट मीन्स एक रॉड लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर मैं वायर को ना वुंड करूँगा कुछ इस तरीके से कि वो गोल 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 घूम के वो छोटा हो जाए।
इतना छोटा कि उतना पूरे मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे आ जाए, राइट। सो एक वायर था लंबा सा, उसको मैंने फोल्ड किया, तो इतने बड़े वायर को मैंने फोल्ड करके इतना सा बना दिया। क्या किया? तो दिस इज कॉइलिंग, कॉइल किया मैंने उसको। दिस टाइप ऑफ कॉइलिंग इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। अब इसको अगर मैं करंट दे देता हूं, एक बैटरी कनेक्ट कर देता है, ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो करेगा इसमें से, राइट। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस पर। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके आसपास में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो सोलेनॉइड मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसका भी जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ घूम रहा है तो याद रखना वो पोल, वहाँ पे मैग्नेटिक पोल क्या होगा सोलेनॉइड का? क्लॉकवाइज अगर होगा, क्लॉकवाइज रहा, और काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा? साउथ पोल, और इसका क्या होगा? नॉर्थ पोल, ठीक है। सो मतलब क्या है कि इसके भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे। अब इसके अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, इसका मतलब क्या है? इसके आसपास में भी जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बिकॉज नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों होंगे? क्योंकि वो एज अ मैग्नेट काम करेगा। तो इसका जो डायग्राम आप देखोगे ना, इसका डायग्राम और बार मैग्नेट का डायग्राम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिखेगा उसके जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा जाए तो। बिकॉज अगर आपको पता होगा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो होते हैं, छोटे छोटे लाइन्स ऑफ फोर्सेस होते हैं जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो उनका जो डायग्राम है और आपके सोलेनॉइड का जो डायग्राम है वो ऑलमोस्ट सेम दिखिएगा। रीज़न क्या? हमने एज अ बार मैग्नेट इसको बना दिया है। किससे? इलेक्ट्रिक करंट से। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है, बट किससे की है? इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से हम लोगों ने बनाया, ठीक है। तो ये लॉजिक है हमारा जो है सोलेनॉइड का। अब बात करते हैं कि अगर कोई सर्कुलर लूप में है, ओके, अब देखते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया था हम रूल से क्या क्या हो रहा था, ऊपर नीचे, राइट। अब बात करते हैं कि ये वायर, ओके, मैं इसको बाहर ऊपर लेके जा रहा था तो कुछ ऐसा फील्ड बन रहा था, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, राइट, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो इसका फील्ड, ठीक है, ये था। अब मैं ना सर्कुलर लूप के बारे में बात करता हूँ कि जब मैं सर्कुलर लूप ले लूँ, मतलब मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा और एक सर्कुलर लूप ले लिया, तो वायर को सर्कुलर पार्ट में बेंड कर दिया। अब क्या होगा? देखो, पॉजिटिव से करंट तो ऊपर जाएगा, इधर से करंट तो नीचे आएगा, राइट। लॉजिक समझो, फील आ रहा है क्या? देखो, तो जब करंट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा उस टाइम पे? तो जब करंट ऊपर जा रहा है तब क्या होगा कि इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का होगा। सॉरी, मैग्नेटिक लाइन से फोर्सेस काटते नहीं एक दूसरे को, ओके। और ये नीचे तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेरे को बताओ कि ये दोनों मिलेंगे या कभी? तो ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को रेपेल करेंगे, ओके। सो जिसकी वजह से इनकी डायरेक्शन देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इस डायरेक्शन में अगर है तो वो उस डायरेक्शन में है। तो सर्कुलर लूप जब हम लेंगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा।